Okay, Ji. So we were discussing paper one. So this was the paper. Some questions we did, और so question 14 तक हमने कर लिया था. I think so. नहीं, 13 तक. So we are doing from question number 14. Okay. तो basically it's related to again moles. Okay. और कह रहा है कि the atomic number of ruthenium is 44. One of the oxides of ruthenium is a black solid X. 5.7 gram of X contains 1.39 gram of oxygen. What is the empirical formula of X? empirical formula पूछ रहा है वो X का. तो हमें करना इसमें ये होगा कि आपने लेट्स सपोज इसको मैं हटा देता हूँ. अच्छा जी, ओके. सो one of the oxides of ruthenium is a black solid. ओके. रुथीनियम का ऑक्साइड ब्लैक सॉलिड है. 5.79 ग्राम ऑफ एक्स. 5.79 ग्राम ऑफ एक्स कंटेन्स 1.39 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, 1.39 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सो ये ऑक्सीजन का मास है और ये रुथीनियम का मास है. ऑक्सीजन का कितना है? 1.39. और रुथीनियम का कितना होगा? 5.79 माइनस का 1.39. इसको मैंने इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करा दिया, दैट इज 16. और रुथीनियम को मैं रुथीनियम के एटॉमिक मास से डिवाइड करा दूंगा टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो मुझे ये बताइए कि रुथीनियम का जो है वो मास नंबर कितना है, जरा बताइएगा. रुथीनियम का मास नंबर कितना है? हाँ जी. क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए पहले हम मोल फाइंड आउट करते हैं, फिर सिंपल मोल रेशो फाइंड आउट करते हैं भाई, तब जाके हमारे पास आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला. डायरेक्ट तो नहीं आता ना. जल्दी से बताइएगा भाई. 101. 101. तो जरा इसको डिवाइड करवाओगे तो फिर हमारे पास मोल आएगा. वैसे ये सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि ये टोटल ऑक्साइड का मास है. उसमें कह रहा है ऑक्सीजन इतना है, तो मुझे तो रुथीनियम का भी चाहिए. तो मैंने जब टोटल में से ऑक्सीजन को माइनस किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका? रुथीनियम का. सो दैट्स व्हाई मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है. ओके. 0.043 आ गया इसका. 0.043 इसका आ गया जी. ओके की रिपोर्ट है. 0.04 करते हैं. क्या? 4 हो गया. ये 0.04 हो गया. 0.044 ओके. क्योंकि और दूसरा? 0.0435 है. और दूसरा? और ये आर यू का है, ओ का नहीं है ये. मैं आपको आर यू का बता रहा हूँ. चलो जी, ओके हो गया. और ये जो 1.39 डिवाइडेड बाय 16 है, इसका जवाब है 0.086. 0.086. ओके. अब हम क्या कर रहे होते हैं कि जो है इसका जो सबसे छोटा नंबर है, हम इन दोनों को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करा देंगे. दैट इज 0.044. दैट इज 0.044. सिंपल. क्या आंसर आया? ये तो 1 आ गया. और ये क्या आया? 2 आया. ऐसा ही है. 1.95 है मगर 2 ही तो 2 हो गया. सो द फॉर्मूला इज RuO2. दैट इज सी. दैट इज सी. सिंपल. इट्स वेरी सिंपल, है ना. तो सी आंसर है आपका. बेहतरीन हो गया जी, गुड हो गया. चले जी, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 15 पर. 15 कहता है
कि कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाउ वी कम टू नो दैट कि दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज द वॉल्यूम। So basically, you will identify by the unit. You will identify by the unit basically. So mole per dm cube is the unit for concentration and cm cube is the unit for the volume. Okay. So सबसे पहले मैं क्या करूंगा, moles find out करूंगा HCl के. So mole of HCl is equal to concentration, that is 1.0 multiplied by volume, that is 250. इसको cm क्यूब को मैं चेंज करूंगा dm क्यूब में, cm क्यूब को मैं चेंज करूंगा dm क्यूब में. कैसे चेंज करूंगा? डिवाइडेड बाय 1000 करवा कर. मदार का म्यूट करना जरा. डिवाइडेड बाय 1000 करवा कर. तो अल्टीमेटली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका, जो है वो मोल्स आ जाएंगे HCl के. तो जब मैंने 250 को 1000 से डिवाइड किया, आंसर आया 0.25 और 0.25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.25 मोल ऑफ HCl. ओके. HCl के मोल आए. वो पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम ऑफ CO2, दैट इज दिस. तो भाई पहले आप मोल तो निकालो CO2 के. मोल रेशो लगाऊंगा मैं HCl में और CO2 में. जो मोल रेशो है वो 2:1 का है. इसमें HCl के मोल आए हैं इतने. ये हो जाएगा x. x वुड बी इक्वल टू 0.25 ओवर 2. तो जब मैं 0.25 को 2 से डिवाइड कराऊंगा, आंसर आएगा 0.125. मोल ऑफ CO2 आ गए. ये क्या आ गया? मोल ऑफ CO2 आ गया. तो भाई मुझे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 चाहिए ना. तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए आंसर को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? 24 से. सो द आंसर वुड बी 3. ओके. वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय 24. सो द आंसर वुड बी 3. दैट्स व्हाई ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके जी. तो ये है स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन. तो स्टोइशियोमेट्री में आपको यही करना होता है कि एक चीज यू हैव बीन गिवन एंड अदर थिंग यू हैव टू फाइंड आउट. तो हमेशा इसमें यही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा होता है. कुछ दिया हुआ है, कुछ फाइंड आउट करना है. ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द मोल रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. कभी 1:2 का होता है, कभी 2:2 का होता है, कभी 2:3 का होता है. सो इट वेरीज, बेसिकली इट वेरीज. इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी मोल से रिलेटेड है. व्हेन एक्सेस बेरियम when excess aqueous barium chloride is added to 25 cm cube of 1 mole per dm cube sodium sulfate, a white precipitate of barium sulfate is formed. The precipitate is filtered off, washed and dried and weighed. 5.36 gram barium sulfate is obtained. So what is the percentage yield of barium sulfate? आपको पता है ना कि परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक्चुअल यील्ड, क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल. एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100. एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100. तो एक मास तो इन्होंने हमें दिया हुआ है, दैट इज 5.36. ओके. तो आप एक और मास फाइंड आउट करोगे आप, ऑब्वियस सी बात है. तो वो कैसे फाइंड आउट करें भाई हम? आपको ये डाटा दिया हुआ है इसने. तो आप एक काम करें, सबसे पहले आप मोल फाइंड आउट करें सोडियम सल्फेट के. सो द मोल वुड बी इक्वल टू, सो द मोल वुड बी इक्वल टू 25 ओवर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो मैंने क्या किया, जब 25 को मैंने 1000 से डिवाइड कराया तो आंसर आया 0.02 कितना? 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0.025. ये मेरे पास मोल आ गए सोडियम सल्फेट के, यानी कि इसके. और मोल रेशो 1:1 का है इसमें और बेरियम सल्फेट में. इसमें और बेरियम सल्फेट में जो मोल रेशो है दैट इज 1:1. ओके, दैट इज 1:1. तो फाइनली जो है आपका क्या नाम है, यही मोल किसके भी होंगे? यही मोल किसके भी होंगे आपके पास? बेरियम सल्फेट के ही होंगे.
तो मुझे मास चाहिए बेरियम सल्फेट का, मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ बेरियम सल्फेट। सो मास ऑफ बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एमआर। एमआर आपको बेरियम सल्फेट का उसने दिया हुआ है, दैट इज 233, दैट इज 233, ओके, दैट इज 233। सो सो आपके पास क्या आंसर आएगा अगर आप 0.25 को मल्टीप्लाई कराते हो, 0.025 को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो किससे, 233 से, तो आंसर आएगा कितना, 5.825, 5.825। ओके, अब मेरे पास एक और मास आ गया। एक तो आपको मास इन्होंने दिया भी हुआ था, एक तो आपको मास इन्होंने दिया भी हुआ था, देख रहे हो ना आप लोग। तो इसलिए अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करूंगा। तो जो मैंने मास निकाला है ना इन ग्राम्स, जो मैंने मास निकाला है ना इन ग्राम्स, ये आपके पास आया है थ्योरेटिकल यील्ड। ये आपके पास क्या आया है, थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। और इन्होंने जो आपको दिया हुआ था वो एक्चुअल यील्ड था, इन्होंने जो दिया दिया हुआ था वो एक्चुअल यील्ड था। तो मैंने जब इसको फॉर्मूले में पुट किया, मतलब कि कुछ इस तरह से, मतलब कि कुछ इस तरह से, ओके, इसको मैंने रखा यहाँ पर, इसको मैंने रखा यहाँ पर और मल्टीप्लाइड बाय 100 करवा दिया। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कराऊंगा तो 5.36 डिवाइडेड बाय 5.825, तो ये आंसर आया 92%। सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, so that's why C option is correct. Okay. ओके। Question number 17 is related to electrolysis. Aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using inert electrodes. Which statement is correct? Which statement is correct? So कहता है कि कॉपर इज कलेक्टेड एट एनोड। ऐसा कैसे हो सकता है, कॉपर पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कॉपर पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे कैसे चला गया। आपको पता है ना कि एनोड पे भी यही चार्ज होता है, आपको पता है ना एनोड पे भी यही चार्ज होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर कहता है हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड। नहीं नहीं नहीं, हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज का रेफरेंस दिया था कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, when you go down the reactivity is going to decrease, so those elements which have the lower reactivity they are going to go towards cathode first. So copper is below hydrogen, so it is supposed to go towards cathode। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं हाइड्रोजन जाएगा, गलत हो गया ये भी। फिर कहता है ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट एनोड। यस, दिस करेक्ट। सी क्यों, सही है। exactly, OH minus when it goes towards anode, it releases an electron and it would be forming O2 and H2O. To balance this equation, I would be doing just like this. तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो योर इलेक्ट्रोलिसिस शुड बी गुड भाई, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। 19 में कहता है concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed using inert electrodes, which equation shows the reaction that occurs at the anode। तो कॉन्सेंट्रेटेड की इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड की। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है लेस सोडियम क्लोराइड, ना सॉरी, ए मोर सोडियम क्लोराइड एंड लेस NaCl, मोर NaCl बट लेस वाटर, लेस वाटर। पानी कम है, ये ज्यादा है। तो किसकी बात कर रहा था वो, कि अकर्स एट एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये बात तो पक्की है कि OH नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट में जाता है OH, याद रखिएगा। तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस ऑप्शन है यार। एच पे पॉजिटिव चार्ज है, सो एनोड पे क्यों जाएगा, वो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना। तो इसलिए ए इज करेक्ट, व्हाई नॉट बी, क्योंकि देखो बी में तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार कि नेगेटिव स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, नेगेटिव स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, बात समझ रहे हो, नेगेटिव स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बी इनकरेक्ट है।
इसी तरह से क्वेश्चन 19 को जब मैं देखूंगा तो कह रहा है कि which pair of equations correctly describes the reactions taking place at the anode and at the cathode during the electrolysis of molten silver bromide। तो जब हमने सिल्वर ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस की दैट इज AgBr, तो Ag is +1 and Br is -1, it would go towards cathode, it would go towards cathode, it would go towards anode। तो आप जरा देखकर बताइए इस चीज को कि क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ जी। ये दोनों ब्रोमीन तो डायटोमिक है ना? ब्रोमीन इज डायटोमिक एग्जैक्टली। ओके, सो दिस इज आई गेस सी। एग्जैक्टली, गुड हो गया जी, गुड। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि Br पे -2 चार्ज नहीं होता, और ये इसलिए गलत है क्योंकि सिल्वर पे +2 का चार्ज नहीं होता। तो ये है बेसिकली। इसी तरह से क्वेश्चन 20 को जब मैं देखूंगा तो क्वेश्चन 20 कहता है which two processes are both endothermic, which two processes are both endothermic, combustion and cracking। कंबक्शन तो एक्सोथर्मिक होता है ना, तो ये गलत हो गया। कंबशन फिर एक्सोथर्मिक होता है, वो एंडो की बात कर रहा है। क्रैकिंग भी एंडो होता है। और फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या ख्याल है आपका, कि फोटोसिंथेसिस जो होता है इट्स एन एक्सोथर्मिक और इट्स एन एंडोथर्मिक सिस्टम, क्या कहते हो? हम्म। सर कंबशन तो, अच्छा बोथ, सर ये आई गेस रेस्पिरेशन ही होगा और फोटोसिंथेसिस। नहीं नहीं नहीं, रेस्पिरेशन भी एक्सो है। आप अपने मुंह के आगे हाथ लगा के देखो, आप अपने मुंह के आगे हाथ लगा के देखो, आपको गर्मी का एहसास होगा। मतलब जब हम रेस्पिरेट कर रहे होते हैं, सो वी आर गोइंग टू रिलीज एनर्जी, दिस इज एन एक्सोथर्मिक सिस्टम बेसिकली। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि क्रैकिंग भी एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि क्रैकिंग भी एंडोथर्मिक होता है और फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक होता है। आइए जरा 21 पर। A sample of sulfuric acid is added to 10 gram of zinc granules. A reaction occurs and a gas is produced. The rate of the reaction is increased if a small amount of copper is added. It's related to rate of reaction. It's related to rate of reaction. Which statement about the reaction is correct? तो which statement? Copper acts as a biological catalyst in this reaction. Copper कब से biological catalyst हो गया यार, वो तो enzymes होते हैं। Copper lowers the activation energy। जब copper catalyst ही नहीं है तो how it lowers the activation energy? Common sense की बात है, या हो रहा है, क्या कहते हो? Is this acting as a catalyst? Yes or no? Copper की बात कर रहा हूं मैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन को, सर फिर मैं बताता हूँ। कैटलिस्ट बेशक हो मगर वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट थोड़ी होगा। तो फिर ए तो गलत हो गया, बी को कह रहा हूं मैं। बी देखो जरा, इज दिस करेक्ट और यस? सर तो वही बात हो गई, वो कैटलिस्ट होने की, ये भी। नहीं नहीं नहीं, वो अलग अलग, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें। कि हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट ना कर रहा हो, बट इट वाज एक्टिंग एज अ सिंपल कैटलिस्ट, सो इट्स आल्सो पॉसिबल, इट्स आल्सो पॉसिबल। आई थिंक बी सही होगा। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब इन्होंने डाला जिंक ग्रैन्यूल्स में, a reaction occurs and a gas is produced, the rate of this reaction is increased, rate of reaction is increased if a small amount of copper is added। मतलब जब इन्होंने कॉपर डाला तब रेट इंक्रीज हुआ। सो यस, कॉपर इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट, लेकिन सिंपल कैटलिस्ट है। ऊपर कह रहा था बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नहीं है भाई। बी इज करेक्ट। आइए जरा 22 पर। The rate of this reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid is investigated. The equation is shown. A known mass of magnesium is added to an excess of dilute hydrochloric acid. The concentration of HCl and volume of hydrogen produced is measured at the regular time intervals. It's related to rate of reaction, means speed of reaction। वो कह रहा है हमने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फिर क्या हुआ? जब इन्होंने रिएक्शन कराया तो फिर क्या हुआ? वो कहता है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन HCl की क्या हो गई? कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, उसको इन्होंने मेजर कर लिया। विच पेयर ऑफ ग्राफ्स करेक्टली शोज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एक बात तो पक्की थक्की है, एक बात तो पक्की थक्की है, HCl इज योर रिएक्टेंट, HCl इज योर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा डिक्रीजेस, रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा डिक्रीजेस, और प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीजेस, है ना। तो तो मैं क्या कहूंगा कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl लाइन यूं जा रही है, तो यार ये तो गलत है बिल्कुल। इस लाइन नीचे जाने का मतलब है कि इट्स गोइंग टू डिक्रीज। लेकिन 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 बिल्कुल आके जीरो हो गया, बिल्कुल आके जीरो हो गया। बात आप समझ रहे हो कि यहाँ ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना, क्या कहते हो? क्यों? क्यों? क्योंकि उसने एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, एक्सेस, ज्यादा डाला है उसने, ज्यादा डाला है। तो HCl तो बचा हुआ होगा ना, तो ये जीरो पे क्यों आ गया, सवाल ये है। सवाल ये है जीरो पे क्यों आया। ग्राफ नीचे जा रहा है, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि नीचे जा रहा है, नीचे तो जाएगा, कम होगा ना यार। HCl को तो कम होना ही होना है, ये तो पक्की बात है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा HCl कम होगा, क्योंकि HCl इज योर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस। लेकिन ये चिपक गया यहाँ आकर, इसका मतलब पता है क्या है? HCl इज फिनिश्ड। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या आपने उसको जब एक्सेस में लिया हुआ है ऊपर, वो फिनिश कैसे हो गया भाई? दिस इज द मेन क्वेश्चन यार, कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। मैं आऊंगा बी को देखूंगा। बी में, बी में अच्छा, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, हमें इससे कोई वो नहीं है। ओके। दूसरा, दूसरा ये कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई। बात हाइड्रोजन समझ का रहे भी हो आप गलत। लोग? हाँ ना, बिल्कुल गलत है। सी को देखेंगे, सी को बी सही देखेंगे तो सी में कहता है, सी में कहता है कि जो है अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिक्रीज हो रहा है, तो मेक सेंस, मेक सेंस कि यार ये जीरो पे नहीं आ रहा एटलीस्ट, कम से कम तो बच जाएगा HCl। तो ये हो सकता है, लेकिन जब मैंने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को देखा ना मेरे भाई, तो एक चीज याद रखना, रिएक्शन जब शुरू होता है ना तो बहुत फास्ट होता है। ये चीज याद रखनी है आपने, ये इस क्वेश्चन का मेन हिंट है। जब रिएक्शन शुरू होता है ना तो वो बहुत फास्ट होता है, जल्दी 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 प्रोडक्ट बनती है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनती है, फटाफट प्रोडक्ट बनती है। तो तो ये क्या चल रहा है इसमें? ये तो बड़ा पोली 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 सुस 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 चल रहा है। ये देख रहे हो, तो फुल हैवी में आ रहा है। देख रहे हो, फौरन 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 रिएक्शन, फौरन रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। तो मतलब डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो बहुत बारीकी है इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिएक्शन कहने को बहुत इजी चैप्टर है, उसमें हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। लेकिन ये क्वेश्चन है, इनको आपने कंसीडर करना है, सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे करते रहोगे तो आपको आइडिया होगा कि इतने आसान टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, याद रखना। चलो जी 23 आ जाओ जरा। इन विच रिएक्शन इज द अंडरलाइन सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो इसको मैं जल्दी जल्दी करने का तरीका बताता हूँ आपको, कि पेपर की टाइम मैनेजमेंट सीखो आप। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन में आप 3 3 मिनट लगा रहे हो और बैठे हो, हर एक को आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये ऐसे नहीं होता। बी। तो देखते हैं भी। मैं ना देखते के साथ बोलूंगा ये गलत है। आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई भाई, गलत कैसे कर दिया, अभी तो देखा भी नहीं था हमने यार, सॉल्व भी करने की कोशिश ही नहीं की हमने इसे। देखो हमने आपको एक बात बताई हुई है पहले, एसिड बेस रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो ये भी तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये रिडॉक्स हो ही नहीं सकता। जब रिडॉक्स ही नहीं है तो मैं रिड्यूस क्यों ढूंढूं? है ही नहीं एक चीज यार, है ही नहीं एक चीज भाई। और फिर मैंने इस कॉपर को देखा, मैंने कहा यार ये कॉपर +2 जा रहा है, कॉपर जीरो में, कॉपर +2 जा रहा है किसमें? कॉपर जीरो में। तो मतलब +2 से जीरो पे जाने का मतलब क्या है? इट्स अ डिक्रीज इन चार्ज, इट्स अ डिक्रीज इन चार्ज। तो जब चार्ज कम होता है तो डिक्रीज इन चार्ज इज रिडक्शन। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है।
अब मिसाल के तौर पर अमाया कहती है सर व्हाई नॉट सी इज करेक्ट. So what is C? C is gonna oxidize. It's going to gain oxygen. It's going to gain oxygen. Gain of oxygen is oxidation. वो तो reduction पूछ रहा था. That's why C भी गलत. इस तरह से जब I would see the D option, so I would see that zinc is going to from 0 to plus 2. So 0 to plus 2 means that 0 to plus 2 means that it's going to oxidize. It's an increasing charge. It's an increasing charge, right? So here we got it's an oxidation. He was asking about reduction, so that's why B for ball is correct. Okay. Now 24 says which change involves reduction. Which change involves reduction. Calcium carbonate to calcium oxide, copper to brass, ethene to polyethene, sand to silicon. कह रहा है कौन सा चेंज रिडक्शन है. कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड. पता है क्या होता है ये देखो जरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ जरा. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा इट वुड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो तो जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, याद रखिएगा कोई भी डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है एसिड बेस की तरह. जैसे एसिड बेस रिडॉक्स नहीं होते हैं ना, ऐसे ही डीकॉम्पोजिशन भी रिडॉक्स नहीं होते हैं. तो आप तो ए को देखते ही गलत कर दोगे. जब रिडॉक्स ही नहीं है तो इसमें रिडक्शन कैसे हो रही होगी. बात यह है, पॉइंट वाली बात है. तो मैंने ए को गलत कर दिया. फिर मैं आऊंगा बी पर. कॉपर टू ब्रास नहीं ना यार. एलॉय इज नॉट अ redox reaction. It's a mixture. It's not a chemical reaction. It's a mixture, you know. इसी तरह से जब मैं सी को देखूंगा, if you remember we did polymerization, ethene to polyethene, ethene to polyethene. So you know reduction is addition of hydrogen. So if you remember in polymerization we were not adding any single hydrogen. It's not reduction. It's not reduction. So sand to silicon, sand to silicon. You know what is sand? SiO2. You know what is sand? SiO2. And what is silicon? Si. So removal of oxygen is reduction. That's why D option is correct option. ओके जी. अपनी थ्योरी को यहाँ से आप जज करो कि वेयर यू आर राइट नाउ. how much your theory is stronger, how much your theory is stronger basically. Okay. और इसी तरह से 25 कहता है thiosulfate react with iodine in aqueous solution. In this reaction the S2O32 minus ions gain electron or lose electron and are dash. तो फिर आप देखो ना यार जो S2O32 माइनस आयॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है. हम्म. कैसे पता लगेगा ये हमको. सर वन तो गेन कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसे पता लगा आपको कि ये गेन कर रहा है भाई. दिस इज द मेन मतलब क्वेश्चन. पहले हमें दो चाहिए थे आयॉन्स, अब एक आयॉन चाहिए. चलो मैं एक चीज बताता इनडायरेक्टली मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर. तो हो रहा ये है यहाँ पर कि अगर आप आई टू को आई माइनस से देखो, ये जीरो से -1 पे जा रहा है. ये जीरो से -1 पे जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लूज कर रहा है. सबसे अच्छा तरीका है ये. लूज कर रहा है गेन कर रहा है. बताओ ना. जीरो से -1 पे जा रहा है, लूज कर रहा है गेन कर रहा है. गेन कर रहा गेन कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा. ऑब्वियस सी बात है ये लूज कर रहा होगा. ये सुनो. रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसे ही तो होता है. एक देने वाला एक लेने वाला. भाई सिंपल सी बात है ना. तुम एक को ढूंढ लो दूसरा खुद पता लग जाएगा यार. दूसरा खुद पता लग जाएगा. सिंपल सी बात है. मैंने ढूंढ लिया लेने वाले को तो मुझे देने वाला पता लग गया. ऑब्वियस सी बात है. व्हेन I2 is going to gain electron so ultimately S2O3 is going to lose electron. That's it. तो लूज लूज वाले वी हैव टू ऑप्शन C and D. लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो इसलिए आई वुड से कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो मेक सेंस, इजी क्वेश्चन है। इट्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, इट्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। पहले आप सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा ये। ट्राई करो। B, increasing pressure. Which change would move the position of equilibrium to the left, to the left, to the To the left? left, oh, increasing the temperature. C. तो एग्जैक्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। If we increase the temperature of an exothermic system, so the reaction moves backward. The reaction moves backward. Your theory must be stronger for equilibrium. When the reaction moves forward, when the reaction moves backward, when we increase or decrease the pressure, then what would happen when we change the temperature, then what would happen when we change the concentration, then what would happen. So ये तो basic thing चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, आइए जरा 27 पर। some medicines contain the magnesium salt of a fatty acid. The fatty acids are members of the homologous series of carboxylic acids and contain one carboxylic acid group. What is the carboxylic acid functional group and how many moles of a fatty acid react with 1 mole of magnesium? क्या कहते हो इसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैग्नीशियम ग्रुप 1 में है ना, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है भाई। तो इसका मतलब ये बी होगा। यस, व्हाई नॉट डी? डी में भी तो 2 है, क्या कहते हो? डी में ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस यस हो गया जी, यस हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम अगर ग्रुप 2 में है, सो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मोल्स कितने उसके रिक्वायर्ड होंगे। एसिड के 2 मोल्स ऑफ एसिड्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है। अगर कोई ग्रुप 1 का होता है तो उसको 1 मोल ऑफ फैटी एसिड इज रिक्वायर्ड। सो इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप नंबर, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप नंबर बेसिकली। अच्छा जी, आइए जरा 28 पर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा इसको देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ओनली। चलो जी, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन। देखो आप भी ऐसे ही कर रहे हो इस क्वेश्चन को। 25 होना चाहिए ना वॉल्यूम तो। ओके, सो 25 यू हैव टू ऑप्शंस, ए एंड बी। कह रहा है सोडियम सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कैन बोथ बी प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड।
50 cm cube of this much sodium hydroxide is used each time. Okay, which now shows the correct volume of 1 mole per dm cube sulfuric acid required to prepare a sample of sodium sulfate and a sample of sodium hydrogen sulfate. तो भाई पहले तो आप इसका मोल निकाल लो यार. तो मोल ऑफ NaOH is equal to 50 divided by 1000 multiplied by 1. तो 0.05 आएगा. चेक करो जरा. यही आ रहा है. हाँ, 50 divided by 1000 multiplied by 1. 0.05. Okay. जी Yes. So this is the mole of NaOH. This is the mole of NaOH basically. So then you would be taking the mole ratio of NaOH into H2SO4, that is 2:1. That is 2:1. So then you have to find out the moles of sodium sulfuric acid. So if this is 0.05, that would be X. So X would be equal to 0.05. X would be equal to 0.05 over 2. That would be 0.025. तो ये मोल आ गए किसके भाई? सल्फ्यूरिक एसिड के. ओके, सिंस द मोल रेशो इज 1:2. तो मुझे चाहिए इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, इसको 24 से जरा मल्टीप्लाई कराइएगा, क्या आंसर आ रहा है? Sir, 50 times 24. मोल मल्टीप्लाई बाय 24 ना. 0.025 मल्टीप्लाई बाय 24 करना जरा. 0.6. 0.6 आ रहा है. मदार का कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को, जो आप 25 कह रहे थे? सर देखें, जो रेशो है वो 2:1 है ना. ओके. तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसका हाफ नहीं हो जाएगा. ऐसे ही ये हाफ हो जाएगा. तो आपको NaOH का वॉल्यूम दिया हुआ है 50, ऐसे ही है. ओके. तो आपने उसको इसको देखकर हाफ कह दिया. 25 ऐसे ही है. ओके, हो गया. तो तो अब ये दो हैं 25. फिर आपने जी. देखा कि वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका फॉर्मूला ये है. जिसका फॉर्मूला ये है. तो मैंने जो अभी निकाला है मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाला है ना. तो मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से आप रेशो लगाओ. अभी मैंने मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाला था, जो कि आंसर आया था 0.05. 0.05. तो 0.05 जो है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से. ये मेरे पास आ गए NaOH के मोल. क्योंकि वो मुझसे जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट के मोल पूछ रहा है. वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के वो मोल मुझसे पूछ रहा है. तो तभी मैं क्या करूंगा, मोल रेशो लगाऊंगा. तो इसका और सल्फ्यूरिक एसिड का टू मेक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज 1:1. देखो ये बड़ी ट्रिकी बात है यहाँ पर, ये कि मैं कौन सा रेशो लगाऊं, ये वाली इक्वेशन या ये वाली. वो कह रहा है आप उस इक्वेशन का रेशो लगाओ कि वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो दैट इज 1:1. इसका मतलब ये जो मोल है ये किसके, अपना सल्फ्यूरिक एसिड के भी यही मोल्स हैं. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के भी यही मोल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मोल रेशो 1:1 है. जब मोल आ गए आपके पास, अब आप क्या करोगे? इससे हम ढूंढ लेंगे वॉल्यूम. बस वॉल्यूम पता लग जाएगा आपको. वैसे जो इसको आप जो है ना दूसरे रूट के थ्रू भी जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो. क्या आंसर आ रहा है वैसे इसका? देख लेने दे. आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया फिर से? वही 24 वाला. 24.